पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड को समझा। अभी हम समझेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। एग्रीगेट सप्लाई को हम बोलते हैं कुल पूर्ति। कुल पूर्ति से क्या मतलब है? कुल पूर्ति का मतलब यह हुआ, वॉट एवर द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। यानी एक वित्तीय वर्ष में एक विशेष समय अवधि में जो कुछ भी वस्तु और सेवा बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध है उसको हम कुल पूर्ति या एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। अब देखिए, इट इज द टोटल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी एक साल के अंदर जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध हैं उनको ही हम कुल पूर्ति बोलते हैं। अगर इसको हम मॉनेटरी टर्म में डिफाइन करें तो कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट अवेलेबल इन द इकोनॉमी फॉर परचेज ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी जो सामान बाजार में उपलब्ध है उसका मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट, जो कुछ भी उत्पादन हुआ है उसका जो बाजार में कीमत है उसी को हम कुल पूर्ति कहेंगे। तो कुल पूर्ति को आप 2 टर्म में समझ सकते हैं, एक फिजिकल टर्म में, एक मॉनेटरी टर्म में। फिजिकल टर्म मींस जितना सामान उत्पादन हुआ उन सभी सामानों को हम बोलेंगे टोटल सप्लाई। यानी एक साल में जो कुछ भी उत्पादन हुआ उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को हम कहेंगे कुल पूर्ति। कहां उत्पादन हुआ? एक देश की आर्थिक सीमा के अंदर। अब जब उत्पादन होता है तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपने उस उत्पादन करने में लोग लगेंगे तो आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो उत्पादन होगा वो किसी न किसी में एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर चेंज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ऐसे समझो कि मान लो द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इज नोन एज ए एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन इस वस्तु और सेवा को बनाने में जो लगे, क्या लगा होगा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। यानी श्रम, पूंजी, श्रम, भूमि, पूंजी और साहसी। उत्पादन में 4 साधन हैं। तो जो उत्पादन के बाद जो उसका मूल्य होगा वो इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस फॉर्म में? रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के तौर पर। तो हम देखते क्या हैं, जितने का सामान उत्पादन किया गया वह 4 चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेज। वेज, रेट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो कुछ भी उत्पादन हुआ उत्पादन के साधन को डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसी फॉर्म में होगा, वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के तौर पर। इसीलिए कहा जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई विल बी इक्वल टू इनकम या नेशनल इनकम। अब थोड़ा इसको समझ लीजिए। एग्रीगेट सप्लाई क्या हुआ? एक साल में जो कुछ भी उत्पादन हुआ उसके जो मूल्य होगा उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। या जो वस्तु और सेवाएं बाजार में बिकने के लिए उपलब्ध हैं, गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एग्रीगेट सप्लाई। अब हम नेशनल इनकम जब पढ़ रहे थे तो आपको हमने डिफाइन किया था नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम।
डोमेस्टिक इनकम जब हम कैलकुलेट कर रहे थे वैल्यू एडेड मेथड से, तो आपने क्या पढ़ा था, याद करिए फिर से। हम वहां निकालते हैं डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम वैल्यू एडेड मेथड से हम डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं, या जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड मेथड से हम क्या निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को आप बोलते हैं NDPFC, या इसको आप कहते हैं नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कास्ट। अगर वैल्यू एडेड मेथड से कहेंगे तो आप कहेंगे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कास्ट, शुद्ध मूल्य वृद्धि कारक लागत पर, या शुद्ध घरेलू आय कारक लागत पर। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज produced in a domestic territory in a country in accounting year. Value of all the goods and services produced in a domestic territory of a country in a accounting year is a domestic income. तो यहां पे भी एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एक देश में एक साल में जो कुछ भी उत्पादन होता है उसी को हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। इसीलिए हम यहां पर कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू Y इक्वल टू C प्लस S। अब ये तो समझ में आ गया कि जो एग्रीगेट सप्लाई होगा वो क्या होगा, जितना सामान एक साल में उत्पादन होगा उसको एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू को ही हम इनकम कहेंगे, उस देश की कुल इनकम बोलेंगे। अब आप समझिए कि जो इनकम होगा वो या तो कंज्यूम कर लिया जाएगा या तो सेव किया जाएगा। दो ही काम है, इनकम को या तो कंज्यूम किया जाएगा और सेव किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू C प्लस S। अब हमने यहां देखा कि एग्रीगेट सप्लाई है क्या। अब इसके कंपोनेंट क्या है, तो दो ही कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या कंपोनेंट है, C प्लस S यानी कंजम्पशन। कंजम्पशन इज ए C। अब हमने एग्रीगेट डिमांड में पढ़ा था कि कंजम्पशन है क्या। कंजम्पशन C इज द फंक्शन ऑफ इनकम। एग्रीगेट डिमांड में हमने पढ़ा कि जो उपभोग है कंजम्पशन है विच इज डिपेंड अपॉन द इनकम। इनकम ज्यादा होगा तो कंजम्पशन ज्यादा होगा, इनकम कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी। एक बात यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि जब इनकम जीरो भी होगी तो कंजम्पशन जीरो नहीं होगी। इसीलिए हमने वहां पर पढ़ा था C इज इक्वल टू A डैश प्लस BY। इसका मतलब यह था कि अगर इनकम जीरो भी हो जाए तो देयर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव लेवल ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन जिसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यहां पर सिर्फ इतना समझना है कि C क्या है, C कंजम्पशन है। कंजम्पशन डिपेंड अपॉन द इनकम, जो आय पर निर्भर करता है। इनकम बढ़ेगी, व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन विल इंक्रीजेस, कंजम्पशन इनकम डिक्रीजेस कंजम्पशन विल डिक्रीजेस। यानी देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, यानी आय और उपभोग के साथ एक धनात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशन है। अब हमें दूसरा कंपोनेंट है सेविंग। S is the function of Y। S भी, सेविंग भी, किसी देश की जो सेविंग है वह उसके आय पर निर्भर करती है। कंजम्पशन जिस तरह से आय पर निर्भर करता है
सेविंग भी हमारी डिपेंड करती है इनकम पर। अगर इनकम कम है तो सेविंग कम होगी, इनकम ज्यादा है तो सेविंग ज्यादा होगी। अब इसको हम समझ लेते हैं कि C प्लस S कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई को कैसे हम ड्रॉ करेंगे, और क्यों एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होगा। तो यहां पर आप एक शेड्यूल से हम समझने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में एग्रीगेट डिमांड जब हमने पढ़ा था तो हमने लिया था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 0.8, यानी जब आय बढ़ेगी तो उसका 80% हम कंज्यूम कर लेंगे। हमने A डैश को 40 मान लिया था वहां पे। उसी एग्जाम्पल को हम आगे लेकर चलेंगे, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 40। इसका मतलब है जब आय यानी इनकम 0 होगा तब हमारा कंजम्पशन कितना होगा, 40 होगा। और ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी आय 0 है, 100 है, 200 है, हर वक्त ऑटोनोमस कंजम्पशन सेम रहेगा। तो हम एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल बनाना सीखेंगे और उसके बाद ग्राफ से उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहां ले लेते हैं Y C A डैश BY C, हमने बोला था C क्या होता है, A डैश प्लस BY। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी, और S यहां लिखेंगे एग्रीगेट सप्लाई। अब हमने एग्रीगेट सप्लाई बोला, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू C प्लस S, यानी या तो कंज्यूम किया जाएगा और उसका कुछ पार्ट सेव किया जाएगा, यानी कंजम्पशन एंड सेविंग को हम जोड़ दें तो उस कंट्री की एग्रीगेट सप्लाई हमें मालूम चल जाएगी। यानी C और S को जोड़ेंगे तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई निकल आएगा। अब हम एग्जांपल लेते हैं। हमने पहले इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600 रखा। ये हमने एग्जांपल पिछला ही लिया एग्रीगेट डिमांड का। ऑटोनोमस कंजम्पशन को हमने 40 माना था वहां पे, जो कि कांस्टेंट होगा, तो 40 रख लेते हैं। और हमने ये बताया था कि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है वो इनकम से फ्री होता है। इनकम बढ़े या कम हो, ऑटोनोमस कंजम्पशन चेंज नहीं होता। इस जब 0 पे जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वही 100 पर भी होगा, वही 600 पर ही होगा। हमने बोला था BY, अब ये निकालेंगे कैसे, तो इसको निकालने का तरीका देखिए ये है। हमने B की वैल्यू माना है 0.8 और Y का मतलब है इनकम, तो 0.8 इंटू 0 करेंगे 0, 0.8 इंटू 100 करेंगे 0.8 इंटू 100 तो 80, 0.8 इंटू 200 करेंगे। ये 0.8 क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसका मतलब है जब आय बढ़ता है तो उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन आय की बढ़ने की रफ्तार उपभोग के बढ़ने की रफ्तार से कम होती है। अगले लेक्चर में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हमने फार्मूला बताया था कि MPC इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो हमने ये कैसे निकाल लिया, हमने चूंकि MPC की वैल्यू 0.8 रखी है, इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो ये हो गया 80, 160, 240, 320, 400 एंड 480। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, हमने बोला था C इक्वल टू A डैश प्लस BY, A डैश प्लस BY को करेंगे तो C की वैल्यू आ जाएगी, तो C निकाल लेते हैं 40, 110, 200, 280
360, 440 और 510। अब इस आय पर इतना कंज्यूम हो गया तो y माइनस सी इक्वल टू एस। अगर हम y में से, इनकम में से कंजम्पशन की वैल्यू निकाल दें तो s की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो हमारा y ये है, c ये है, तो s आ जाएगा। तो 0 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 40, 100 माइनस 110 इक्वल टू माइनस 10, 0, 10, 40, 60 और 90। अब हमने इनकम ले लिया 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ए एंड बी वाई को हम प्लस कर देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने बोला था सी इक्वल टू ए बार प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो 40 प्लस 80 इक्वल टू 120, देन 40, 160 इक्वल टू 200, देन 280, 360, 440 एंड 520। ये क्या आ गया? सी आ गया, यानी कंजम्पशन आ गया। तो हमने ये बोला था कि y माइनस सी इक्वल टू एस। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू सी प्लस एस होगा। अगर y में से हम कंजम्पशन की वैल्यू निकाल दें तो हमें सेविंग की वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो y में से आप c की वैल्यू माइनस कर दें। 0 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 20, 200 माइनस 200 इक्वल टू 0, 300 माइनस 280 इक्वल टू 20, 400 माइनस 360 इक्वल टू 40, 500 माइनस 440 माइनस इक्वल टू 60 और 600 माइनस 520 इक्वल टू 80। तो हमने कंजम्पशन भी निकाल लिया और सेविंग भी निकाल ली। और हमने ये बोला था कि अगर हम सी और एस को जोड़ दें तो एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी। तो सी और एस को जोड़ दीजिए। 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। 40 माइनस 40 इक्वल टू 0, 120 माइनस 20 100, 200 प्लस 0 इक्वल टू 200, 280 प्लस 20 इक्वल टू 300। तो हमने C प्लस एस को कर दिया तो हमारा एग्रीगेट सप्लाई आ गई। अब आप यहां देखिए कि जो इनकम है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, जिसकी जिक्र हमने पहले किया कि एग्रीगेट सप्लाई विल बी इक्वल टू इनकम। यहां पे आप प्रूफ भी हो गया। अब ग्राफ कैसे हम एग्रीगेट सप्लाई की ड्रॉ करेंगे। अब ओ एक्स एक्सिस पर हमने इनकम लिख दिया, ओ वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट सप्लाई लिख दिया। अब एग्रीगेट सप्लाई लाइन को हम ड्रा करेंगे। 0 इनकम पर एग्रीगेट सप्लाई 0, 100 इनकम पर एग्रीगेट सप्लाई 100, 200 पर एग्रीगेट सप्लाई 200, 300 इनकम पर 300, 400 इनकम पर एग्रीगेट सप्लाई 400, 500 इनकम पर 500 और 600 इनकम पर एग्रीगेट सप्लाई 600। आप इसको मिला दीजिए। एग्रीगेट सप्लाई इनकम, इसको आप यानी आपका ये बन गया एग्रीगेट सप्लाई लाइन।
अब एग्रीगेट सप्लाई लाइन की कुछ प्रॉपर्टी भी है। एग्रीगेट सप्लाई लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा। अब हमने ये बोला था, सी और एच को थोड़ा देख लेते हैं। सेविंग विल बी नेगेटिव व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। पहली प्रॉपर्टी तो आपको इससे ये समझ में आ रही है कि अगर इनकम हमारी व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन देन माइनस एस, सेविंग विल बी इन निगेटिव। यानी जब हमारा उपभोग हमारी आय से ज्यादा होगा तो सेविंग नकारात्मक होगी, निगेटिव होगी। देख, इनकम 0 है, कंजम्पशन 40 है, तो सेविंग क्या हुआ? -40। यानी जब भी अर्थव्यवस्था में उसका कंजम्पशन उसकी इनकम से ज्यादा होगी तो सेविंग माइनस में होगी। तो यहां एक बात तो क्लियर हो गया, सेविंग में बी बिकम निगेटिव व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। जब हमारा उपभोग आय से ज्यादा होगा तो बचत नकारात्मक हो सकती है। दूसरी बात, when income is equal to consumption then saving will be 0। यानी जब हमारा इनकम कंजम्पशन के बराबर होगा तो सेविंग 0 होगा। यानी सेविंग 0 भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। यहां देखिए, इनकम 200, कंजम्पशन 200, सेविंग इज 0। पहली बात ये हमने बताई कि अगर उपभोग कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, उपभोग आय से ज्यादा है तो सेविंग नकारात्मक हो सकती है। जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होंगे तो उस वक्त सेविंग 0 होगा। और तीसरी, when consumption is less than income then there will be saving। यानी जब हमारा उपभोग आय से कम होगा तो सेविंग पॉजिटिव होगा। यानी पॉजिटिव सेविंग निगेटिव भी हो सकता है, सेविंग 0 भी हो सकता है और सेविंग पॉजिटिव भी हो सकता है। निगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, तो सेविंग तीनों हो सकता है। ये डिपेंड करता है इनकम और कंजम्पशन पे। लेकिन वही कंजम्पशन निगेटिव नहीं हो सकता, कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता। क्या मतलब हुआ कि अगर हमारा कंजम्पशन 0 का मतलब क्या हुआ कि हम कुछ भी ना खाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया देयर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट इज नोन एज ए ऑटोनोमस कंजम्पशन। इफ इनकम इज 0, अगर आय 0 भी है तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, इसीलिए कभी भी कंजम्पशन 0 नहीं होगा। और इसीलिए कंजम्पशन लाइन हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, 0 एक्सिस या एक्स एक्सिस से स्टार्ट नहीं होगा। हमने कल देखा था कि हमने कंजम्पशन लाइन यहां से खींची थी, सी, यहां से स्टार्ट नहीं की थी। इसका यह मतलब हुआ कि कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन सेविंग ऐसे हो सकती है। अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तब, जब एक्चुअल डाटा पे बनाएंगे तो आप ऐसे बन सकता है। तो अभी हमने देखा कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल हम कैसे बनाते हैं और एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे हम ड्रा करेंगे। अगले लेक्चर में हम कुछ और देखेंगे।